मनोविज्ञान के पिछले कक्षा में क्लास में लेक्चर में व्यक्तित्व को आपने पढ़ा था, जिसमें व्यक्तित्व के बारे में बताया था कि व्यक्तित्व क्या है और उसका मापन कैसे होता है। उसकी जो विभिन्न तकनीकें हैं उनके बारे में अपने जानकारी ली थी। आज की कक्षा में सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्या है। व्यक्तित्व के वर्गीकरण को अलग अलग आधारों पर दिया गया। सबसे पहला वर्गीकरण जिस व्यक्ति ने दिया उनका नाम था हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को मॉडर्न मेडिसिन, जो आधुनिक आज मेडिसिन है, उसका पिता जनक कहा जाता है। उन्होंने व्यक्तित्व को द्रव्यों के आधार पर, ह्यूमर्स, द्रव्य मतलब आप कह सकते हो लिक्विड, द्रव्यों के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया और उन्होंने 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए। पहले द्रव्य का उन्होंने नाम दिया रक्त, ब्लड। दूसरी को उन्होंने कहा काली पित्त, ब्लैक बाइल। तीसरी को उन्होंने कहा पीली पित्त, येलो बाइल। और चौथी को उन्होंने कहा श्लेष्मा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लेगम। इनका कहना यह है कि जिसका अनुपात ज्यादा होगा वो व्यक्ति उसी प्रकार का व्यक्तित्व प्रदर्शित करेगा। जैसे अगर उसमें ब्लड का अनुपात ज्यादा है तो वो व्यक्ति आशावादी होगा। अगर काली पित्त ज्यादा है तो वो व्यक्ति उदासी की तरफ जाएगा, उदास रहेगा। अगर उसमें पीली पित्त, येलो बाइल की मात्रा अधिक है तो आक्रामक होगा, अग्रेसिव होगा। और अगर उसमें श्लेष्मा, फ्लेगम अधिक होगा तो वो कामों को धीरे धीरे स्लो रूप से करेगा। यह वर्गीकरण बहुत पुराना आया और इसका आधार मैंने अभी आपको बताया कि शरीर में पाए जाने वाले द्रव्य हैं। दूसरा वर्गीकरण जो काफी पॉपुलर हुआ वो दिया शारीरिक संरचना के आधार पर कि हमारा शरीर कैसा है, हम दिखने में कैसे हैं, हमारा डील डोल कैसा है, उसके आधार पर यह वर्गीकरण आया। और यह वर्गीकरण जो सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ उसको दिया था शेल्डन ने। किसने दिया? शेल्डन ने। शेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांट दिया, 1, 2 और 3। मैं इसको बताने से पहले आपको यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो वर्गीकरण चाहे हिपोक्रेट्स का ले लें चाहे अपन शेल्डन का ले लें, ये ऐतिहासिक हैं। इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण आधार नहीं तो होता, इन्होंने ऑब्जर्वेशंस के आधार पर दिया था। लेकिन क्योंकि ये ऐतिहासिक हैं इसलिए अपने आप में इनका महत्व बढ़ जाता है। शेल्डन ने व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांट दिया। पहले को उन्होंने नाम दिया, पहली प्रकार का उन्होंने नाम दिया एंडोमार्फिक। एंडोमार्फिक एंडोमार्फिक वो लोग होते हैं जिनका कद छोटा और शरीर मोटा होता है। हाइट कम होगी और वेट ज्यादा होगा। आम भाषा में अगर मैं आपको बोलूं तो जो गोल मटोल टाइप के लोग होते हैं जिनको कहते हो, उनको शेल्डन ने नाम दे दिया एंडोमार्फिक। ये लोग, इनका व्यक्तित्व क्या है, इनका व्यवहार कैसा है? ये लोग आराम पसंद होते हैं, खाना पीना पसंद करते हैं, पार्टी आदि एंजॉय करते हैं, नींद के प्रेमी होते हैं, आराम तलब होते हैं। इनको इन्होंने नाम दे दिया एंडोमार्फिक। दूसरा वर्गीकरण जो इन्होंने बताया वो बताया मीजोमार्फिक। मीजोमार्फिक मीजोमार्फिक वह लोग होते हैं जिनका कद और शरीर का वजन अनुपातिक हो, प्रोपोर्शनेट हो, हाइट भी अच्छी है और बॉडी का वेट भी अच्छा है। उन लोगों को क्या कहा गया? मीजोमार्फिक। ऐसे लोग जो हैं वो आक्रामक होते हैं क्योंकि शरीर से मजबूत होते हैं, हाइट और वेट प्रोपोर्शनेट है, बॉडी मजबूत है। तो इनके व्यक्तित्व को, इनके व्यवहार को कहा गया कि ये लोग अपने व्यवहार के से आक्रामक होंगे। तीसरा इन्होंने प्रकार बताया जिसको कहा एक्टोमार्फिक।
मार्फिक, ये वो लोग होते हैं जो लंबे दुबले पतले होते हैं, हाइट बहुत ज्यादा होती है और शरीर से बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, उनको शेल्डन ने कहा एक्टोमार्फिक। ये जो व्यक्ति होते हैं संवेदनशील होते हैं, उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो इस प्रकार शेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में बांट दिया, एंडोमार्फिक, मीजोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। इसी प्रकार शारीरिक संरचना के आधार पर एक वर्गीकरण और आया जिसको देने वाले का नाम था क्रैशमर, जिसको दिया क्रैशमर ने। इन्होंने भी 3 भाग बताए। मैं आपको अब इसके साथ पैरेलल बताऊंगा। शेल्डन ने जिस व्यक्तित्व को एंडोमार्फिक कहा, जो छोटे मोटे थे, क्रैशमर ने उन लोगों को एक नाम दिया और यह नाम दिया पिकनिक। पिकनिक। जो शेल्डन के एंडोमार्फिक हैं वो क्रैशमर के क्या बन जाते हैं? पिकनिक बन जाते हैं। जो शेल्डन ने मीजोमार्फिक कहा उसे क्रैशमर ने नाम दिया एथलेटिक। उसे क्रैशमर ने नाम दिया एथलेटिक, यानी जिनका शरीर संतुलन हो, जो हाइट वेट से प्रोपोर्शनल हो, आनुपातिक हो। जिसको शेल्डन ने एक्टोमार्फिक कहा, जो अंतिम श्रेणी थी इनकी नंबर 3, क्रैशमर ने उसको नाम दिया अस्थेनिक। उसको क्रैशमर ने क्या नाम दिया? अस्थेनिक, AESTHNIC। तो इसका मतलब क्रैशमर का पिकनिक एंडोमार्फिक कहलाएगा, क्रैशमर का एथलेटिक मीजोमार्फिक कहलाएगा और एस्थेनिक का एक्टोमार्फिक कहलाएगा। तो इस प्रकार 2 वर्गीकरण आए जिसको शारीरिक संरचना के आधार पर दिया गया। मैं फिर इसको रिपीट करूंगा, ये दोनों ऐतिहासिक हैं, हिस्टोरिकल हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेल्डन का वर्गीकरण किसके आधार पर था? शेल्डन ने कितने प्रकार बताए? एंडोमार्फिक लोग क्या होते हैं, या जो छोटे और मोटे होते हैं उनको शेल्डन ने क्या कहा? अपना उत्तर होगा एंडोमार्फिक। जो पतले दुबले होते हैं उसको शेल्डन ने क्या नाम दिया? एक्टोमार्फिक। इसी प्रकार क्वेश्चन आ सकता है जिसको कहते हो सुमेलित करना, मैच। एक तरफ आपको एंडो मीजो एक्टो दे दिए जाएं और एक तरफ इनका क्रम आगे पीछे करके दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि किसके साथ क्या जाएगा। तो उसी के लिए मैंने पैरेलल लिखकर आपको समझाने की प्रयास किया कि क्रैशमर का पिकनिक, शेल्डन का एंडोमार्फिक, क्रैशमर का एथलेटिक, शेल्डन का मीजोमार्फिक, क्रैशमर का एस्थेनिक, शेल्डन का एक्टोमार्फिक। तो इस प्रकार ये वर्गीकरण जो हमारे पास आया, ये आया शारीरिक संरचना के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण जो आया वो आया मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर। मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर जो आप वर्गीकरण आया, जो सबसे प्रसिद्ध हुआ वो हुआ कार्ल युंग का। किसका? पूरा नाम है कार्ल युंग, लेकिन इनका प्रचलित नाम है युंग, JUNG, युंग। युंग ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांट दिया। एक को कहा बहिर्मुखी और एक को क्या कहा? अंतर्मुखी। बहिर्मुखी व्यक्ति वह होते हैं जो मिलनसार होते हैं, पार्टियों में जाना पसंद करते हैं, जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, अपनी बात कह लेते हैं, पब्लिक में बोलने में घबराते नहीं हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा गया? बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट। दूसरा वर्गीकरण इन्होंने दिया अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। ये वह लोग हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, अब जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं,
बहुत ज्यादा पार्टी वार्टी में जाने में विश्वास नहीं करते, अपनी बात को कहने में थोड़ा सा कई बार संकोच कर जाते हैं, इन लोगों को क्या इन्होंने कहा? इंट्रोवर्ट। ये यूंग ने दो प्रकार बताए, लेकिन अधिकतर लोग आपको वह मिलेंगे, आपने देखा भी होगा, जिनमें अंतर्मुखी के गुण भी हैं और बहिर्मुखी के गुण भी हैं। जिन लोगों में दोनों प्रकार के गुण हो, ना तो शुद्ध वो बहिर्मुखी हो, ना शुद्ध अंतर्मुखी हो, दोनों का मिक्सचर हो, दोनों के गुण हो, उस व्यक्तित्व को नाम दिया गया उभयमुखी। उस व्यक्तित्व का नाम क्या पड़ गया? उभयमुखी। उभयमुखी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एम्बीवर्ट। AMBIVERT, एम्बीवर्ट। ये वो लोग हैं जिनमें अंतर्मुखता और बहिर्मुखता दोनों प्रकार के गुण लक्षण पाए जाते हैं। यहां वर्गीकरण तो आपने देख लिया, लेकिन यहां एक प्रश्न मन में आना चाहिए कि मैं एक टीचर हूं, आप एक टीचर बनने वाले हो। एक टीचर को क्या लेना कि उसका छात्र अंतर्मुखी है कि बहिर्मुखी? इसके दो फायदे होते हैं। अगर आपको यह पता चले कि आपका छात्र अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी, तो नंबर वन, आप कक्षा की गतिविधियों का संचालन अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, और दूसरा फायदा यह होता है कि आप बच्चों को व्यावसायिक मार्गदर्शन, वोकेशनल गाइडेंस भी दे सकते हैं। जैसे आप कक्षाओं का संचालन कैसे कर सकते हैं? आपको डिबेट की टीम बनानी है। अब डिबेट की टीम में दो बच्चे हैं जो बराबर के इक्वली इंटेलिजेंट हैं, बराबर की बुद्धि है उनकी, दोनों होशियार हैं। एक अंतर्मुखी है, एक बहिर्मुखी। तो मैं डिबेट की टीम में बहिर्मुखी की जगह, अंतर्मुखी की जगह बहिर्मुखी को भेजना पसंद करूंगा, क्योंकि जो पब्लिक के सामने बॉडी लैंग्वेज के साथ अपनी बात को कह पाए, वो ज्यादा अच्छा श्रेष्ठ वक्ता कहलाएगा। मुझे शतरंज की टीम बनानी है। दो बच्चे हैं, दोनों शतरंज के शौकीन हैं, दोनों होशियार हैं, दोनों इंटेलिजेंट हैं, लेकिन एक अंतर्मुखी है, एक बहिर्मुखी है। तो मैं शतरंज की टीम में मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं अंतर्मुखी को रखूं, क्योंकि शतरंज के खेल में आपको मालूम है कि एक एक चाल के पीछे 15-15, 20-20 मिनट, घंटों भर खिलाड़ी सोचता रहता है। बहिर्मुखी तो इतना टिककर बैठ ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार कक्षाओं के गतिविधियों के संचालन में अगर शिक्षक को इस बात का ज्ञान हो कि उसका छात्र अंतर्मुखी है बहिर्मुखी, तो उसको समझने में सहायता मिलती है। दूसरा, मैंने अभी आपसे कहा व्यावसायिक मार्गदर्शन। जब आपका छात्र आपसे पूछता है, सर मैडम, मैं कौन से सब्जेक्ट लूं, मैं कौन सी जॉब में जाऊं, आप मुझे गाइड करिए, तो हमेशा गाइडेंस में हमें सबसे पहले पूछना चाहिए कि बच्चे की इच्छा क्या है, वो क्या बनना चाहता है। फिर उसकी योग्यता और उसके आधार पर अपन मार्गदर्शन दें, लेकिन अपनी इच्छा को उस पर नहीं लादना चाहिए कि तुम ये बन जाओ, तुम ये बन जाओ। मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा आप क्या बनना चाहते हो? तो उसने कहा कि सर मैं तो मार्केटिंग का एरिया में काम करना चाहता हूं, LIC का एजेंट, इंश्योरेंस का जो एजेंट्स आते हैं, मार्केट में जो सामान सेल्समैन आते हैं, अपने सामान को प्रमोट करते हैं, मैं वो बनना चाहता हूं। मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता हूं। अब इन तीनों, अगर आप जो व्यवसाय मैंने बोले, मार्केटिंग, LIC या MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, इन व्यवसायों में आपको अपनी बात कहकर कन्विंस करना पड़ेगा और संकोच नहीं करना पड़ेगा। ऐसी जॉब के लिए मैं बहिर्मुखी को पसंद करूंगा, ना कि अंतर्मुखी को। लेकिन अगर कोई काम ऐसा है जहां मशीन पर घंटों बैठकर ऑब्जर्व करना है, साइंस के एक्सपेरिमेंट घंटों बैठकर करने हैं, तो वहां अंतर्मुखी को प्राथमिकता दी जा सकती है, क्योंकि वह लगातार बैठकर अपने ध्यान को, कंसंट्रेशन को कर सकता है। तो इस प्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कार्ल युंग ने दो प्रकार के बताए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। एक वर्गीकरण और आया जो काफी प्रसिद्ध हुआ, और वो वर्गीकरण दिया स्प्रेंगर ने। कई बार पूछते हैं कि स्प्रेंगर का वर्गीकरण क्या है? स्प्रेंगर
स्प्रेंगर का वर्गीकरण। स्प्रेंगर स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण मूल्यों के आधार पर किया। किसके आधार पर किया? वैल्यूज, मूल्यों के। हिपोक्रेट्स ने किस पर किया था? द्रव्यों के आधार पर। शेल्डन क्रैशमर ने किस पर किया? शारीरिक संरचना के आधार पर। स्प्रेंगर ने किसके आधार पर किया? मूल्यों के आधार पर। मूल्यों के आधार पर स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए। पहले को कहता है सैद्धांतिक व्यक्तित्व, थ्योरेटिकल। सैद्धांतिक का मतलब यह है वह व्यक्तित्व जो ज्ञान पिपासा जिसमें ज्यादा हो, जो ज्ञान अर्जित करना चाहता हो, अधिक ज्ञान अर्जन करने के पीछे भागता हो, अधिक क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जिसमें ज्यादा हो, उस व्यक्ति को उन्होंने क्या नाम दिया? सैद्धांतिक। दूसरा प्रकार इन्होंने बताया आर्थिक। आर्थिक का अर्थ यहां पर यह है वह व्यक्ति जो भौतिक सुख सुविधाओं, पैसा, धन, इसके चक्कर में पड़े रहते हैं, उनके व्यक्तित्व को नाम क्या दिया गया? आर्थिक। तीसरा इन्होंने बताया राजनैतिक। राजनैतिक का मतलब है जो राजनीतिक गतिविधियों में, चुनाव, प्रचार, ये सब जो पॉलिटिकल एक्शन है, इनमें ज्यादा काम करते हैं, उनको इन्होंने नाम दे दिया राजनैतिक। चौथा इन्होंने बताया सामाजिक। सामाजिक का मतलब यह है जो समाज के क्रियाकलापों में, जैसे वृद्धाश्रम चलाना, अनाथ आश्रम चलाना, लोगों की सहायता करना, कहीं बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, या कोई प्राकृतिक विपदा आ जाए तो उसमें बढ़ चढ़कर सहायता करना, जो परोपकारी प्रकार के होते हैं, दूसरों की सहायता करते रहते हैं, उस व्यक्तित्व को इन्होंने, स्प्रेंगर ने क्या नाम दिया? सामाजिक। पांचवां इन्होंने कहा धार्मिक। जो लोग धार्मिक क्रियाकलापों में, कर्मकांडों में विश्वास करते हैं, उस क्रियाओं में अपने आप को जोड़े रहते हैं, उन व्यक्तित्व को इन्होंने क्या नाम दिया? धार्मिक। और अंतिम व्यक्तित्व इन्होंने छठा बताया कलात्मक। कलात्मक का मतलब यह है वह व्यक्तित्व जिसकी रुचि कला में ज्यादा हो, प्राकृतिक सौंदर्य, पेड़ पौधे, फूल फल, नदी, झरना, इन चीजों में जो ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करता हो, उसे इन्होंने क्या कहा? कलात्मक व्यक्तित्व। तो इस प्रकार व्यक्तित्व के वर्गीकरण आए। वैसे एक वर्गीकरण और है, मैं रेफरेंस के लिए आपको वो भी बता देता हूं। एक वर्गीकरण दिया रॉटर ने। किसने दिया? रॉटर ने। रॉटर ने यह कहा व्यक्तित्व 2 प्रकार के होते हैं, एक बाहरी नियंत्रण वाला, एक आंतरिक नियंत्रण वाला। बाहरी नियंत्रण वाला वो होता है जो अपनी असफलताओं का दोष अपने पर ना देकर बाहर की शक्तियों पर देता है। जैसे अगर किसी बच्चे के नंबर कम आए तो वो दोष देता है भाग्य को, वो दोष देता है टीचर को, वो दोष देता है पेपर कठिन आया। ये एक्सक्यूज करना, ये व्यक्तित्व रॉटर ने क्या कहा? बाहरी नियंत्रण वाला व्यक्तित्व। दूसरा रॉटर ने कहा आंतरिक नियंत्रण वाला व्यक्तित्व। आंतरिक नियंत्रण वाला व्यक्तित्व वह होगा जो अपना विश्लेषण ईमानदारी से, वस्तुनिष्ठ तरीके से करेगा। मेरे नंबर कम आए, क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत नहीं की, मैं स्कूल में जाता नहीं था, मुझे क्लास का पता ही नहीं रहता था, मैं होमवर्क करता नहीं था। अपनी गलती को स्वीकार जो करता है वो आंतरिक नियंत्रण वाला व्यक्तित्व कहलाएगा। अब अगर कोई आपसे पूछे कि कौन से व्यक्तित्व वाला छात्र प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा, या किसके व्यवहार में परिवर्तन करना, परिमार्जन करना, मॉडिफिकेशन करना आसान होगा, तो वो होगा आंतरिक व्यक्तित्व। क्यों? जो अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करेगा, उसके जो बहाने दूसरों पर ढूंढेगा, उसको सुधार करना कठिन होगा, और जो अपनी गलती स्वीकार करता है उसको सुधारना आसान होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने कुछ वर्गीकरण बताए। अब मैं अगर इसको सम अप करूं, द्रव्यों के आधार पर हिपोक्रेट्स, शारीरिक संरचना के आधार पर शेल्डन क्रैशमर, मनोवैज्ञानिक आधार पर कार्ल युंग, स्प्रेंगर और रॉटर। और स्प्रेंगर का पर्टिकुलरली
कौन सा रेफरेंस है? वो रेफरेंस था मूल्यों के आधार पर। तो व्यक्तित्व का मापन अपन ने पढ़ लिया, प्रकार देख लिए। अब थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे कि वह कौन से कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो छात्र के व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को आप 3 भागों में बांट सकते हो। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले को कहा गया जैविक कारक, दूसरे को कहा गया मनोवैज्ञानिक कारक और तीसरे को कहा गया सामाजिक कारक। तीसरे का नाम क्या आ गया? सामाजिक। तीसरे का नाम आ गया सामाजिक कारक। अब अगर आप व्यक्तित्व की आलपोर्ट की परिभाषा पर वापस जाओ तो आलपोर्ट ने क्या कहा था? व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का। तो उस समय भी मैंने क्लास में आपको बताया था कि मनो का मतलब मनोवैज्ञानिक और देह का मतलब शरीर जैविक, और बाद में सामाजिक जुड़ा। तो इस प्रकार इन कारकों को 3 भागों में बांटा गया, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। अब इन कारकों को मैं बिल्कुल संक्षेप में आपके सामने रखूंगा। जैविक का मतलब है, पहला जैसे जैविक में आप कह सकते हो आनुवांशिकता और गुणसूत्रों में दोष। जो आपकी हेरिडिटी है और जो क्रोमोसोम्स हैं, अगर उनमें गड़बड़ है तब भी वो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। जैसे माता पिता से आपको मकान, जायदाद, धन दौलत मिलती है, उसी प्रकार शरीर की बहुत सी रचना हमें आनुवांशिकता से प्राप्त होती है। अगर आनुवांशिकता में कोई दोष हो और वह दोष उसके कारण मेरे शरीर में आ जाए तो वो मेरे व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जैविक में पहली बात जो की जाती है वो है आनुवांशिकता। अब अगर अपन बात करें दूसरा, गुणसूत्रों में दोष। मानव शरीर में 23 गुणसूत्र क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो कि पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। ये क्रोमोसोम 23 पेयर में होंगे, यानी 23 इंटू 2 46। अगर किसी कारण 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र आ जाएं तो वह बालक जो बालक पैदा होगा वो मानसिक मंद पैदा होगा, और उस मानसिक मंदता को कहते हैं मंगोलिज्म। इसका दूसरा नाम है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक ही बात है। अगर 3 गुणसूत्र हो जाएं तो वह बालक जो पैदा होगा वो या तो मंगोलिज्म, उस मंदता को कहेंगे क्योंकि उन बच्चों की शक्ल मंगोल बच्चों जैसी होती है, इसलिए उसको मंगोलिज्म कहा गया। इसको देने वाले व्यक्ति का नाम डाउन था, इसलिए उनके नाम से डाउन कहा गया। सिंड्रोम का मतलब होता है किसी बीमारी के लक्षणों का समूह। क्या क्या लक्षण है उसको सिंड्रोम कहते हैं। तो जैविक में इस प्रकार अगर आनुवांशिकता में कोई गड़बड़ हो जाए या गुणसूत्रों में कोई दोष आ जाए तो वह जो है बालक मानसिक मंद पैदा होगा, और वह उसके और परिवार के सदस्यों के व्यक्तित्व को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। जैविक में दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है अंतस्रावी ग्रंथियां। अंतस्रावी ग्रंथियां जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अंतस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए, मानव के शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। एक ग्रंथि वह है जिसकी नलिका होती है, और एक ग्रंथि वह है
जिसकी नलिका नहीं होती। जिनकी नलिका नहीं होती, नलिकावहीन, इन ग्रंथियों को कहा गया अंतस्रावी ग्रंथियां। और इनसे जो केमिकल, जो स्राव निकलते हैं, उनको कहते हैं हार्मोन। उनको क्या कहते हैं? हार्मोन। अब देखिए, जिस ग्रंथि की नलिका है उससे जो भी स्राव निकलेगा वो वही जाएगा जहां वो ग्रंथि जा रही है, जहां वो उसकी ट्यूब जा रही है। हमारे शरीर में एक अश्रु ग्रंथि है जिसकी नलिका आंख के किनारे पर खत्म होती है, इसलिए जो आंसू आता है वो आंख के पास आकर समाप्त हो जाता है, वहां आकर टपकता है। लेकिन जिनकी ग्रंथि नहीं होगी, अंतस्रावी, ये जो हार्मोन हैं ये सीधे मानव के ब्लड में जाते हैं, उसके रक्त में जाते हैं। और ये हार्मोन निर्धारित करते हैं कद, आपके शरीर पर बालों का होना, आपकी आवाज का मोटा पतला होना इत्यादि, बहुत सारी चीजें हैं इत्यादि। अब अगर मेरा कद छोटा रह गया हार्मोन के कारण, मेरी आवाज बिल्कुल बारीक है हार्मोन के कारण, और अगर मेरा मजाक दूसरे उड़ाएंगे, मेरी कक्षा में बच्चे हंसेंगे, तो ये मेरे व्यक्तित्व को प्रभावित ऋणात्मक रूप से कर सकता है। लेकिन अगर आपको ये ज्ञान हो कि ये आवाज या कद ये हार्मोन के कारण है, जैविक कारण है, तो शायद हम उस व्यक्ति पर इतना नहीं हंसेंगे, उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, तो उसके व्यक्तित्व पर ऋणात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार जैविक कारक भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अब मैं मोटे रूप में 2-3 कारकों की बात करूंगा जिसको कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक कारण या मानसिक कारण, जो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे पहला कारक जो अपन लेंगे मनोवैज्ञानिक में, वो लेने जा रहे हैं नैराश्य, फ्रस्ट्रेशन। पहला नैराश्य, फ्रस्ट्रेशन। पहले का नाम है नैराश्य, फ्रस्ट्रेशन। देखिए, नैराश्य का अर्थ क्या है, नैराश्य क्या होता है? आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप यहां पर खड़े हैं, ये आप यहां पर खड़े हो और ये आपका लक्ष्य है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो। यानी आप लक्ष्य पाने के लिए अभिप्रेरित हो, मोटिवेटेड हो। यहां से चले, सीधे चलते चले गए और लक्ष्य मिल गया, रास्ते में कोई समस्या नहीं आई, तो मेरे व्यक्तित्व पर इसका प्रभाव पॉजिटिव ही पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, क्योंकि जो चाहता था वह लक्ष्य मुझे मिल गया। लेकिन मान लो आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन बीच में बाधाएं आ जाएं, बीच में समस्याएं आ जाएं जो आपको आपके लक्ष्य तक ना पहुंचने दें, तब आपके व्यक्तित्व में पैदा होता है नैराश्य। तब पैदा होता है नैराश्य। तो नैराश्य की परिभाषा क्या हुई? जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए अभिप्रेरित हो, लेकिन बीच में बाधाएं आ जाएं जो उसे लक्ष्य तक ना जाने दें, तब उसके अंदर क्या पैदा होता है? नैराश्य। जैसे एक छात्र है, वो पूरा साल मेहनत करता रहा, खेलता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, पसीना बहाता रहा कि टूर्नामेंट में, फाइनल में मैं खेलूंगा और अपनी टीम को जिताऊंगा और स्वर्ण पदक लेकर आऊंगा। लेकिन ठीक टूर्नामेंट के 10 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है। अब उस हड्डी टूटने के कारण वह बालक, वह छात्र अब टीम में नहीं खेल पाएगा। अब उसके अंदर क्या पैदा हुआ? नैराश्य, क्योंकि वो लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहा था, लेकिन बीच में ये शारीरिक बाधा आ गई जो उसको लक्ष्य तक नहीं जाने दी, तब उसके अंदर क्या पैदा हुआ? नैराश्य। इसलिए नैराश्य में 2 चीजें हैं, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और उस लक्ष्य को पाने के लिए अभिप्रेरणा होनी चाहिए। और फिर बीच में रुकावटें अगर आती हैं, हमारे लिए समस्या पैदा करती हैं, तब व्यक्तित्व के अंदर क्या पैदा होगा? नैराश्य।
तो पहला कारण जो छात्रों को परेशान करता है, व्यक्तित्व पर उनका ऋणात्मक प्रभाव डालता है, वो था नैराश्य। अब दूसरा कारक जो है मनोवैज्ञानिक, इसको कहते हैं द्वंद्व। द्वंद्व जिसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। द्वंद्व का अर्थ होता है जब व्यक्ति के सामने, जब छात्र के सामने दो प्रतिस्पर्धात्मक, इनकम्पैटिबल, दो प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य आ जाएं और उसे उनमें से एक का चुनाव करना पड़े, तब जो द्वंद्व पैदा होता है उसे कहते हैं द्वंद्व, जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। प्रतिस्पर्धात्मक लक्ष्य आए, उनमें से अगर एक को चुनाव करना पड़े तब द्वंद्व पैदा होगा। लक्ष्य को पाना है, बाधाएं आ जाएं और लक्ष्य तक ना पहुंचने दें, तब नैराश्य पैदा होगा। द्वंद्व को समझने के लिए मैं इसके 3 प्रकार बताऊंगा और गोले के प्लस माइनस के आधार पर गोला बनाऊंगा, प्लस माइनस लिखूंगा। जहां मैं प्लस लिखूं उसका अर्थ यह होगा कि वो लक्ष्य मुझे आकर्षित करता है, और अगर मैं माइनस लिखूं तो उसका अर्थ यह होगा कि वह लक्ष्य मुझे डराता है, भयभीत करता है, मैं उसको अवॉइड करना, मैं उसको लेना नहीं चाहता। इसलिए द्वंद्व के 3 प्रकार मोटे रूप में हुए। पहले को कहते हैं उपागम, उपागम द्वंद्व। उपागम द्वंद्व जिसको अप्रोच, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। उपागम द्वंद्व क्या है? उपागम द्वंद्व, अभी मैंने आपसे कहा था मैं गोले बनाकर उसमें निशान बनाऊंगा। ये 2 लक्ष्य हैं, दोनों में प्लस है। आप यहां पर खड़े हो, अब आप दोनों लक्ष्यों को लेना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि दोनों लक्ष्य आपको समान रूप से आकर्षित कर रहे हैं। अगर दोनों मिल जाएं तो काहे की समस्या, दोनों हाथ में लड्डू, मजा आ गया। लेकिन शर्त यह रख दी जाए कि दोनों नहीं मिलेंगे, आपको एक का चुनाव करना पड़ेगा। तब आप द्वंद्व में आ जाते हो कि मैं पहले को लूं या मैं दूसरे को लूं, क्योंकि दोनों मुझे आकर्षित कर रहे हैं, दोनों मुझे नहीं लेने। इस द्वंद्व को क्या कहा गया? उपागम द्वंद्व। जैसे एक छात्र अपने टीचर के पास गया, वह लड़का क्रिकेट और हॉकी दोनों का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया खेलता है और दोनों खेल उसे प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं। वह टीचर को जाकर कहता है कि सर, मेरा नाम आप दोनों टीमों में लिख लो, क्योंकि दोनों के मैचों की डेट अलग अलग पड़ेगी। मैं दोनों में खेलना चाहता हूं क्योंकि दोनों मुझे बहुत प्रिय खेल हैं। शिक्षक ने कहा कि सरकार की नीति के अनुसार एक छात्र केवल एक गेम में भाग ले सकता है, 2 में नहीं, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। अब तुम तय कर लो कि तुम्हें क्रिकेट में खेलना है या कि हॉकी या फुटबॉल, जो भी उसने दूसरा बताया, उसमें खेलना है। अब वो दोनों में खेलना चाहता है, लेकिन लेना उसको एक पड़ेगा। अब वो जो द्वंद्व पैदा हुआ, उस द्वंद्व को क्या कहा गया? उपागम द्वंद्व। तो जब दोनों लक्ष्य समान रूप से आकर्षित करें लेकिन लेना एक हो, तब उसे कहते हैं उपागम द्वंद्व। दूसरे द्वंद्व का नाम है, मैं उदाहरण के साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि कंसेप्ट क्लियर अगर हो गया तो कैसा भी उदाहरण से सवाल आए आप उसका उत्तर दे पाओगे। दूसरे द्वंद्व को कहते हैं उपागम परिहार, उपागम परिहार द्वंद्व, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। मैं फिर गोले बना रहा हूं, प्लस माइनस।
अब देखिए, ये उपागम परिहार क्या दिखा रहा है। एक लक्ष्य पॉजिटिव है, एक लक्ष्य नेगेटिव है। यानी एक को आप पाना चाहते हो और एक को आप पाना नहीं चाहते। स्थिति आ गई कि उस लक्ष्य में आकर्षण भी है और डर भी है। लक्ष्य एक है, आकर्षण भी है और डर भी है। अब आकर्षण के कारण मैं हां करूं या डर के कारण मैं ना कर दूं, मैं द्वंद्व में आ गया। उस द्वंद्व को क्या कहा गया? उपागम परिहार द्वंद्व। जैसे एक व्यक्ति है, राजस्थान के एक गांव का रहने वाला है, एक शिक्षा के क्षेत्र में टीचर है या कोई नौकरी कर रहा है। अब उसने एक नौकरी के लिए भरा, उसको नौकरी मिली जिसकी सैलरी बहुत अच्छी थी और वह लेकिन राजस्थान में ना होकर बॉम्बे में है। अब उसका आकर्षण की तनख्वाह ज्यादा मिलेगी, पैसा ज्यादा मिलेगा, वह उसको आकर्षित कर रहा है, लेकिन वो घबरा रहा है कि गांव में रहता हूं, घर में रहता हूं, अब वहां मुझे किराए का मकान लेना पड़ेगा, कितनी दूर शहर से ऑफिस होगा, मैं गुजारा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं हमेशा गांव में रहा, मैं एडजस्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बॉम्बे का ये डर उसको सताने लगा और लेकिन प्रमोशन उसे आकर्षित करने लगा। वह उस नौकरी को जाए या मना कर दे, वह किस द्वंद्व में आ जाएगा? उपागम परिहार द्वंद्व। तो उपागम परिहार द्वंद्व तब पैदा होता है जब एक लक्ष्य आकर्षित भी करता है और वह आपको भयभीत भी करता है, तब उस द्वंद्व को कहते हैं उपागम परिहार द्वंद्व। तीसरा जो द्वंद्व है उसे कहा गया परिहार परिहार द्वंद्व। परिहार 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 द्वंद्व, अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। परिहार परिहार द्वंद्व, माइनस माइनस। अब अगर आप इस फिगर को देखो, आकृति को देखो, तो दोनों माइनस हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों लक्ष्य मुझे समान रूप से अच्छे नहीं लग रहे, दोनों मुझे डरा रहे हैं। अब मैं दोनों नहीं लेना चाहता, मैं कहता हूं नहीं, मुझे दोनों नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि आपको एक लेना पड़ेगा, एक लेने की आप आवश्यकता महसूस हो रही है। अब दोनों पसंद नहीं है, मैं किसको लूं? पहले को लूं या दूसरे को लूं? इसे क्या कहा गया? परिहार परिहार द्वंद्व। एक व्यक्ति जॉब कर रहा है, अब वो एक जगह पर कई दिनों से वहां पे नौकरी कर रहा है। उसने अपने बॉस से कहा कि मेरी ट्रांसफर कर दो। बॉस ने उसकी बात मानकर ट्रांसफर करके कहा कि मैं दो जगह बताता हूं, या तो पहली में चले जाओ, दूसरी में चले जाओ। अब वह ना पहली में जाना चाहता है ना दूसरी में जाना चाहता है, वो दोनों जगह उसे पसंद नहीं है। तो कहता है कि नहीं साहब, मैं इन दोनों में जाना नहीं चाहता। अधिकारी कहता है कि ना, एक बार ट्रांसफर हो गया, अब निर्णय आपको लेना है, एक जगह तो जाना पड़ेगा। अब वो द्वंद्व में आ गया कि मैं पहली जगह जाऊं या दूसरी जगह जाऊं। क्यों? क्योंकि वो दोनों को पसंद नहीं करता। इसे क्या कहा गया? परिहार परिहार द्वंद्व। तो इस प्रकार द्वंद्व में उपागम उपागम दोनों आकर्षित करें, एक लेना हो। उपागम परिहार, एक लक्ष्य में आकर्षण भी है और भय भी है, डर भी लग रहा है। आकर्षण के कारण मैं उसे स्वीकार कर लूं या भय के कारण मैं उसे मना कर दूं, मैं जब निर्णय नहीं ले पाऊं, तो इसको कहा गया उपागम परिहार द्वंद्व। और परिहार परिहार द्वंद्व का मतलब होता है जब दोनों लक्ष्य मुझे समान रूप से आकर्षित ना करते हो, लेकिन स्थिति ऐसी आ जाए कि लेना एक हो, तब जो द्वंद्व पैदा होता है उसे कहते हैं परिहार परिहार द्वंद्व। तो इस प्रकार नैराश्य और द्वंद्व भी छात्र के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अब व्यक्तित्व को प्रभावित करने में दो संस्थाएं अपना रोल निभाती हैं, भूमिका निभाती हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वह क्या करेंगी, व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा अपन करेंगे। पहला है आपका परिवार। परिवार, परिवार में
कैसा वातावरण है, कैसा पर्यावरण है जो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। कहते हैं नागरिकता का पहला अध्याय बालक अपने परिवार में सीखता है। मां को बच्चे का पहला टीचर, पहला गुरु कहा गया, क्योंकि जो मूल्य, जो संस्कार, जो व्यवहार परिवार से बच्चे में आते हैं वह उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अब परिवार में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती हैं। पहला पॉइंट जो मैं लूंगा वो लूंगा परिवार के अंदर अनुशासन के, पहली बात अपन करेंगे अनुशासन के दोहरे डबल, अनुशासन के दोहरे मापदंड, अनुशासन के दोहरे मापदंड। देखिए, अनुशासन के दोहरे मापदंड का अर्थ यह होता है कि जब परिवार में बालक को एक ही व्यवहार पर पुरस्कार भी दिया जाए और दंड भी दिया जाए। बच्चे ने एक गलती की, मान लो बच्चे ने कोई गलत काम किया, वो गलत काम परिवार को सूट कर रहा है, परिवार को अच्छा लगा, तो परिवार कहता है शाबाश। और वही काम बच्चा गलती करता है जो परिवार को अब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अपन उसको दंड देते हैं। क्लास में बच्चा अगर एक बार मोबाइल यूज करता है या बात करता है, अपन उसको कुछ नहीं कहते, कोई कहता भी है तो अपन कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, एक दो बार कर ली, लेकिन कभी कभी उसको दंड दें। अगर मेरे अनुशासन के मापदंड दोहरे होंगे तो उस बालक के व्यक्तित्व में, अब मैं इसका आंसर बता रहा हूं कि क्या प्रभाव पड़ेगा। वह बालक मूल्यों को नहीं सीख पाएगा। उसके व्यक्तित्व में कौन से क्या कम होगा, मूल्य कम बनेंगे, क्योंकि वो ये नहीं तय कर पाएगा कि मैं कहां गलत था, कहां सही। लेकिन ये कंडीशन उसमें लगती है जब इस प्रकार का व्यवहार हम परिवार में सामान्य ही करते हो। हम बहुधा एक आध बार का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर अधिकतर आप ये करें कि एक ही व्यवहार पर दंडित भी करें और पुरस्कार भी दें, तब बच्चे के मन में एक द्वंद्व शुरू होता है कि मैं सही कहां था और गलत कहां था। दूसरा, परिवार के अंदर जो फैक्टर प्रभावित करता है, वो फैक्टर प्रभावित करता है बच्चे को अति संरक्षण या न्यूनतम संरक्षण। अति संरक्षण ऑब्लिक, अति संरक्षण ऑब्लिक न्यूनतम संरक्षण। अब ये दोनों व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करेंगे, इसको जानने की कोशिश करिए। देखिए, अति संरक्षण का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक ध्यान देना, और न्यूनतम का मतलब होता है बिल्कुल ध्यान नहीं देना। अति में बच्चा जो भी काम कर रहा है, अपन साय की तरीके से उसके पीछे पीछे हैं, वो जहां जा रहा है अपन वहां जा रहे हैं, वो ये करता है अपन वहां जाते हैं। अगर साय के तरीके से आप उसके हमेशा सर पर खड़े रहोगे तो उसके व्यक्तित्व में बड़े होकर स्वतंत्रता का विकास नहीं हो पाएगा। वह स्वतंत्र रहना नहीं सीख पाएगा, वह दूसरों पर निर्भर रहना सीखेगा, क्योंकि हमने उसको कभी स्वतंत्र रहने का मौका, अवसर दिया ही नहीं। और अगर आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, न्यूनतम संरक्षण देते हो, तब वह बालक गलत रास्ते पर चला जाएगा, गलत आदतों का शिकार हो सकता है। इसलिए उसके व्यक्तित्व को अगर विकसित करना है तो ना तो अति होना चाहिए, ना न्यूनतम होना चाहिए। जहां मुझे उसको संरक्षण देना है वहां मैं दूं, और जहां मुझे नहीं देना वहां मैं संरक्षण उसको ना दूं। तब उसका व्यक्तित्व एक संतुलित रूप से विकसित होगा। दूसरी संस्था जो बालक के व्यक्तित्व पर अपना गहरा प्रभाव डालती है वह है उसका विद्यालय। उसका विद्यालय, और विद्यालय में दो लोग मुख्य भूमिका निभाते हैं। पहला है
शिक्षक, शिक्षक, और दूसरा है उसके मित्रगण, मित्र मंडली कैसी है। देखो, बालक के व्यक्तित्व पर उसके शिक्षक का एक गहरा प्रभाव पड़ता है। एक बच्चा स्कूल के अंदर पर्टिकुलरली अपने शिक्षक को एक आदर्श समझता है, और अगर वह आदर्श ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तब उस बच्चे के व्यक्तित्व पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। और अगर वह आदर्श इनकरेजिंग है, प्रमोट करता है, उसको सहायता करता है, उसको अच्छी चीजें संस्कार सिखाता है, तो उस बालक के अंदर व्यक्तित्व में पॉजिटिव प्रभाव आएगा। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर शिक्षक को समझाने का प्रयास करूंगा। जिज्ञासा। बच्चा क्लास में पढ़ता है, उसको समझ में नहीं आया, वो कहता है कि सर मैडम मेरी समझ में नहीं आया। कुछ शिक्षक जितनी बार पूछे समझाते हैं, और कुछ शिक्षक बार बार पूछने पे बच्चे को डांट देते हैं। अगर मैं उसके बार बार प्रश्न पूछने पर, या वो कह रहा है समझ में नहीं आया, अगर मैं उसको डांटूंगा तो उसके व्यक्तित्व के अंदर मैं जिज्ञासा को खत्म कर दूंगा। और अगर मैं उसको प्रोत्साहित करता हूं, हाँ बेटा जब तक समझ में नहीं आए पूछो, तो मैं उसके अंदर जिज्ञासा को पनपा रहा हूं। तो उसके व्यक्तित्व में जो जिज्ञासा की भावना आई, वह किसके द्वारा आई? शिक्षक के द्वारा। तो एक आदर्श शिक्षक अपने छात्र के व्यक्तित्व को धनात्मक रूप से प्रभावित करता है। मित्र मंडली कैसी है? मित्र मंडली आपकी अच्छी है, बुरी है? अगर कहते हैं ना कि आदमी अपनी संगत से पहचाना जाता है, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जैसी आपकी संगत होगी उसी प्रकार का आपका व्यवहार, व्यक्तित्व होगा। आपकी संगत अच्छी है तो व्यक्तित्व में अच्छे गुण आएंगे, और अगर मित्र मंडली खराब है, ऋणात्मक है, बुरी आदतों का शिकार है, तो वह उस बच्चे, दूसरे बच्चों के जो उसके साथी हैं, उसके अंदर भी वह आते हैं। तो इस प्रकार विद्यालय भी अपने आपके व्यक्तित्व के ऊपर एक गहरा प्रभाव डालता है। तो हम लोगों ने जैविक से शुरू किया, द्वंद्व, नैराश्य, परिवार, शिक्षक, परिवार शिक्षक समाज का भाग हैं, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक रूप से अपना प्रभाव डालते हैं। तो कभी कभी इसे मनोसामाजिक भी कह दिया जाता है, या कुछ लोग मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं, लेकिन अगर सही शब्द का उपयोग करें तो परिवार और विद्यालय जो है ये मनोसामाजिक में आते हैं। तीसरा जो कारक जिसको सामाजिक कहा था, उसका अर्थ है संस्कृति। एक बच्चे के व्यक्तित्व के ऊपर उसकी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। जैसा कल्चर होगा वैसा प्रभाव पड़ेगा। आज की संस्कृति, आज का कल्चर प्रतियोगितावाद को प्रमोट करता है। आज सहयोग को प्रमोट नहीं करते, अपनी प्रतियोगिता को प्रमोट करते हैं। अगर बच्चा अपने नोट्स, अपनी किताब किसी बच्चे को देकर आए, तो घर वाले सामान्यता, 100% नहीं, सामान्यता घर वाले कहते हैं कि तू अपने नोट्स उसको दे आया, वो अधिक नंबर ले आएगा, तेरे नंबर कम रह जाएंगे। इसका मतलब मैं उसको क्या सिखा रहा हूं? समाज में प्रतियोगिता। तो जैसा मेरा कल्चर होगा उसी प्रकार का मेरे व्यक्तित्व के अंदर भी उसका प्रभाव आएगा। इसलिए एक शिक्षक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उसके छात्र के व्यक्तित्व को जैविक रूप से भी प्रभाव पड़ रहा है, सांस्कृतिक रूप से भी प्रभाव पड़ रहा है, और मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रभाव पड़ रहा है। अगर वो इन तीनों दृष्टिकोणों से उसके व्यक्तित्व को समझेगा, तब वह अपने छात्र के व्यक्तित्व को संपूर्णता में, टोटलिटी में समझ पाएगा। तो ये थे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो व्यक्तित्व में हम लोगों ने अर्थ पढ़ा, फिर उसका मापन पढ़ा, फिर उसके प्रकार पढ़े, और अंत में व्यक्तित्व को जो चीजें प्रभावित करती हैं उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आज जो कुछ थोड़ा सा पढ़ा है, इसके ऊपर कुछ प्रश्नों को अब हल करने का प्रयास करेंगे, ताकि पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न। पहला प्रश्न है कि द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? शुरू में ही आज मैंने आपको बताया कि द्रव्यों के आधार पर हिप्पोक्रेट्स ने, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन कहा गया, उन्होंने किया था, जहां उन्होंने 4 प्रकार के द्रव्य बताए: ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल और फ्लेगम।
रक्त, काली पित्त, पीली पित्त और श्लेष्मा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिपोक्रेट्स। दूसरा प्रश्न है, स्प्रेंगर के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? क्या स्प्रेंगर ने शारीरिक संरचना के आधार पर किया? क्या स्प्रेंगर ने द्रव्यों के आधार पर किया? नहीं। स्प्रेंगर का वर्गीकरण अभी आपने पढ़ा था कि उन्होंने मूल्यों के आधार पर 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, सैद्धांतिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक। इसलिए इसका राइट आंसर होगा नंबर 4, मूल्यों के आधार पर। तीसरा प्रश्न यह है, शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? इसके विकल्पों में मैंने 2 नाम डाले हैं और इसमें चुनना अपन को यह है कि राइट नाम कौन सा होगा, कौन सा आंसर हमारा सही माना जाएगा। अब अगर आप पहले को देखो तो पूछा है शारीरिक संरचना। शेल्डन शारीरिक संरचना सही है, लेकिन युंग ने शारीरिक संरचना के आधार पर नहीं बताया, यह गलत हो गया। क्रेशमर शारीरिक संरचना के आधार पर बताया, लेकिन रॉटर ने मनोवैज्ञानिक आधार लिया, यह भी गलत हो गया। हिप्पोक्रेट्स ने द्रव्यों के आधार पर लिया, इसलिए यह भी शारीरिक संरचना नहीं है। और एरिक्सन का इसके स्टेजेस थी, यह भी गलत हो गया। 4 नंबर में शेल्डन और क्रेशमर है। शेल्डन ने 3 प्रकार बताए थे, एंडो, मीजो, एक्टो, और उसी क्रेशमर ने इन्हीं को 3 भागों में कर दिया था, पिकनिक, एथलेटिक और अस्थेनिक। इसलिए यहां राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 4। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार शेल्डन ने नहीं दिया? यहां आपको 4 प्रकार पूछे गए और यह पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो शेल्डन ने नहीं दिया। शेल्डन का पहला था एंडोमार्फिक, नंबर 1 शेल्डन का हो गया। दूसरा था मीजोमार्फिक, शेल्डन का नंबर 2 हो गया। और तीसरे को शेल्डन एक्टोमार्फिक कहा था, यह आपका नंबर 3 हो गया। एथलेटिक भी शारीरिक संरचना के आधार पर है, लेकिन एथलेटिक को दिया था किसने? क्रेशमर ने, ना कि शेल्डन ने। तो अपना क्वेश्चन यह था कि निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार शेल्डन ने नहीं दिया? तो यहां राइट आंसर होगा एथलेटिक, क्योंकि एथलेटिक जो है यह क्रेशमर ने दिया था, शेल्डन ने नहीं। रोशा स्याही के धब्बे परीक्षण में कुल कितने कार्ड हैं? कल अपन ने रोशा स्याही के धब्बे वाला देखा था और इसके अंदर कुल 10 कार्ड हैं। इसको कल हम लोगों ने देखा था। सिंपल क्वेश्चन है, रोशा स्याही के धब्बे परीक्षण में कितने कार्ड पूरी तरह रंगीन हैं? कल मैंने आपको बताया था कि 3 कार्ड पूरी तरह कलर्ड हैं, 2 कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट हैं, लेकिन उसमें लाल रंग है, प्योरली रंगीन नहीं है। 3 कार्ड ऐसे हैं जो प्योर क्रोमेटिक हैं, पूरा रंग है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया? विकल्प नंबर 4। पीएफ स्टडी परीक्षण किसने बनाया? अब यहां पीएफ जो है कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। पीएफ अपन ने 2 प्रकार के टेस्ट पढ़े थे। एक का नाम था 16 पीएफ और एक अपन ने पढ़ा था पीएफ स्टडी। अगर क्वेश्चन 16 पीएफ होता तब राइट आंसर होता केटल, क्योंकि केटल ने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर बनाया था। पीएफ स्टडी का मतलब है पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, और इस टेस्ट को बनाया था पिछली कक्षा में आपने देखा था, कार्टून होते हैं, एक कुछ कहता है, उसके उत्तर में दूसरा क्या कहेगा। मैंने आपके कपड़े गंदे कर दिए, उसके उत्तर में आप क्या कहेंगे आपको लिखना है। यह परीक्षण बनाया था रोज़नविग ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रोज़नविग। तो इस प्रकार जो आपने आज और कल में पढ़ा, इसके कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया। अगली कक्षा में अब बुद्धि पढ़ेंगे और बाकी जो प्रश्न हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.